सुश्री मायावती जी का राजनीति में प्रवेश भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने सत्ता के पारंपरिक केंद्रों को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्मी मायावती जी की प्रारंभिक महत्वाकांक्षा एक प्रशासनिक अधिकारी IAS बनने की थी ताकि वे समाज के वंचित वर्गों की सेवा कर सकें। हालांकि 1977 में उनकी मुलाकात बहुजन नायक कांशीराम जी से हुई, जिन्होंने उनके भीतर के नेतृत्व कौशल को पहचाना। कांशीराम जी ने उन्हें समझाया कि एक अधिकारी बनकर वे केवल आदेशों का पालन करेंगी, लेकिन एक नेता बनकर वे नीतियां बना सकती हैं जिनसे करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की नींव पड़ी। उन्होंने अपने परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग कर बहुजन समाज की सेवा का कठिन मार्ग चुना। शुरुआती दिनों में उन्होंने साइकिल से गांवों का दौरा किया, झोपड़ियों में रातें बिताईं और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। ये संघर्ष केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों को जुबान देने के लिए था जिन्हें सदियों से खामोश रखा गया था। को भारतीय राजनीति में एक लौह महिला के रूप में देखा जाता है, विशेषकर उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान। जब वे 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने प्रशासन को यह स्पष्ट संदेश दिया कि कानून का राज सर्वोपरि है। उनके 4 कार्यकालों 1995, 1997, 2002 और 2007-12 के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे देश में दी जाती थी। वे अपनी कार्यशैली में इतनी सख्त थीं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रभावशाली नेताओं और बाहुबलियों को अपराध करने पर जेल भेजने में संकोच नहीं किया। नौकरशाही पर उनकी पकड़ का आलम यह था कि बड़े बड़े अधिकारी उनके निर्देशों का अक्षरश पालन करते थे। उन्होंने न केवल अपराध पर नियंत्रण पाया, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की। उनके शासन में विकास कार्यों की गति और फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया बहुत तेज थी। शासन का खौफ अपराधियों में इस कदर था कि उनके कार्यकाल में दंगों और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं न्यूनतम रहीं, जिसने उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया। मायावती जी की राजनीतिक समझ का सबसे बड़ा प्रमाण 2007 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था। इससे पहले बसपा को केवल एक विशेष वर्ग की पार्टी माना जाता था, लेकिन मायावती जी ने बहुजन से सर्वजन की ओर बढ़ते हुए एक नया प्रयोग किया जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा गया। उन्होंने दलितों और ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का एक ऐसा अभूतपूर्व गठबंधन तैयार किया जिसने जातिगत राजनीति के पुराने मिथकों को तोड़ दिया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारों ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को पाटने का काम किया। इस रणनीति के सफल कार्यान्वयन के कारण बसपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई दशकों बाद हुआ था। यह जीत न केवल मायावती जी की व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की क्षमता रखती हैं। इस कार्यकाल ने सिद्ध किया कि वे केवल एक वर्ग की नेता नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की सर्वमान्य नेता बन चुकी हैं। मायावती जी के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय रहा स्मारकों और पार्कों का निर्माण। लखनऊ और नोएडा में बने भव्य स्मारक जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और मान्यवर कांशीराम स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि वे दलित अस्मिता और गौरव के प्रतीक हैं। मायावती जी का तर्क था कि इतिहास में हमेशा दलित संतों और गुरुओं की उपेक्षा की गई है, इसलिए उन्होंने उन महापुरुषों को सम्मान देने के लिए इन स्मारकों का निर्माण करवाया। इन स्थलों ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया, बल्कि दलित समाज के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार किया। हालांकि विरोधियों ने इसे धन की बर्बादी बताया, लेकिन मायावती जी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा कि यदि अन्य विचारधाराओं के नेताओं के लिए स्मारक बन सकते हैं तो बहुजन नायकों के लिए क्यों नहीं। ये स्मारक आज भी उनकी सांस्कृतिक और वैचारिक विरासत के स्तंभ के रूप में खड़े हैं और उनकी दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। एक महिला के रूप में पुरुष प्रधान राजनीति में अपनी जगह बनाना मायावती जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक विरासत या गॉडफादर के कांशीराम जी के वैचारिक समर्थन के अलावा भारतीय राजनीति के शीर्ष तक का सफर तय किया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की। उन्होंने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना और महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना जैसी पहलों के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। उनके शासन में ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवासों का निर्माण, दलित बस्तियों का विद्युतीकरण और भूमिहीन किसानों को पट्टे आवंटन जैसे कार्यों ने जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव लाए। उन्होंने ये साबित किया कि यदि इच्छा शक्ति हो तो सत्ता का उपयोग समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने के लिए किया जा सकता है। उनकी सफलता ने देश की करोड़ों बेटियों को ये सपना देखने का साहस दिया कि वे भी राजनीति के शिखर पर पहुंच सकती हैं। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप और डिजिटल युग की चुनौतियों के बीच मायावती जी का राजनीतिक सफर एक नए मोड़ पर है। हालांकि चुनाव परिणामों में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उनका कोर वोट बैंक आज भी उनके प्रति अटूट निष्ठा रखता है।
वे आज भी बहुजन समाज की सबसे बड़ी और निर्विवाद नेता बनी हुई हैं। उनकी विरासत केवल सीटों या वोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हाशिए पर रहने वाला समाज अब याचक नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदार बने। मायावती जी ने भारतीय राजनीति को सिखाया कि स्वाभिमान के साथ समझौता किए बिना कैसे सत्ता तक पहुंचा जाता है। आने वाले वर्षों में भी जब भी भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और महिला नेतृत्व की बात होगी, मायावती जी का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनका संघर्ष और उनकी सफलताएं आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शिका बनी रहेंगी। विरासत और उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप भारतीय राजनीति के अन्य दिग्गज नेताओं और ऐतिहासिक विषयों पर इसी तरह के विस्तृत वीडियो या लेख देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।